Hello students, a very good morning to all of you. Today we will start another topic of CA foundation, that is sale of goods on approval or return basis. ये एक डिफरेंट टॉपिक है। क्यों डिफरेंट टॉपिक है और क्यों बिल्कुल न्यू टॉपिक है? बिकॉज इस टॉपिक का बिल्कुल भी बेस आपने कभी भी अपने स्कूल लेवल पे दैट इज +1 या +2 में कभी भी नहीं पढ़ा। ओके तो इसलिए आपके लिए बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से इस टॉपिक की जो नीड है वो और ज्यादा अराइज हो जाती है। सबसे पहले हम इस चैप्टर के नेम को अंडरस्टैंड करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं कि इसका नेम बोलता क्या है। तो नेम ऑफ द टॉपिक इज सेल ऑफ गुड्स। चलो जी, यहां तक तो हमें समझ आता है। गुड्स को बेचने को हम क्या बोलते हैं? सेल ऑफ गुड्स ऑन, लेकिन किन कंडीशंस पे? ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अप्रूवल का मतलब होता है जब कोई पर्सन अपना कंसेंट दे देता है कि यस दिस प्रोडक्ट इज अप्रूव्ड बाय मी, मैं इस प्रोडक्ट को अप्रूव करता हूं, ये प्रोडक्ट एक ओके प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। एंड रिटर्न का मतलब है कि वो उसको वापस करना चाहता है, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर हम बेसिकली ऐसे ट्रांजेक्शन के साथ डील करेंगे जहां पर जो सेल है वो श्योर नहीं है। हम गुड्स तो सेल कर देंगे लेकिन एक्चुअल में वो सेल होगी या नहीं होगी, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस। तभी इसका नाम है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल। अगर अप्रूव किया देन इट विल बी कंसीडर्ड एज नॉर्मल सेल, बट इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न्ड बाय द कस्टमर। तो सर ये कॉन्सेप्ट अब हमको क्यों पढ़ा रहे हैं? हमने कभी तो पढ़ा नहीं, बिकॉज अब इसकी नीड बहुत अराइज हो गई है। कैसे हो गई है इसको हम समझते हैं। व्हाट हैपेंस नॉर्मली, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है और उसको अपना प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा बेचना है, ज्यादा डीलर्स को सेल आउट करना है जिससे वो आगे अल्टीमेटली कस्टमर को बेच सके। ओके तो मैन्युफैक्चरर ने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रखी होती है नॉर्मली। अब उसको अलग अलग जगह पे अपनी मार्केट जमानी है, तो वो किसी भी रिटेलर के पास अगर जाता है और उसको गुड्स बेचता है तो रिटेलर एक लिमिटेड क्वांटिटी ही बाय करता है, बिकॉज उसको डर रहता है कि अगर ये बिका नहीं तो मैं क्या करूंगा, अगर इनके प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, मैं इतना क्वांटिटी लेके बैठ जाऊं, कल को मेरे को लॉस हो जाए। तो मैन्युफैक्चरर उनको एक एडवांटेज देता है, होलसेलर उनको एक एडवांटेज देता है कि हम आपको गुड्स दे रहे हैं, आपको समझ आए तो यस कर देना, अप्रूव कर देना, अदरवाइज हम रिटर्न भी ले जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। सिमिलरली आज के इन्वायरमेंट के अंदर भी जहां पर ऑनलाइन सेल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आप आज के टाइम में जस्ट अ क्लिक ऑफ माउस फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, अमेजोन पे जाते हैं, स्नैपडील पे जाते हैं और हम लोग फिजिकल मार्केटिंग की जगह हम एक वर्चुअल प्लेस ऑफ मार्केटिंग में डीलिंग करते हैं। फाइन, तो क्या वहां पर अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हो तो क्या ये 100% श्योर हो जाता है वो आपको प्रोडक्ट रखना ही है? अगर ये वाला क्लॉज ऑनलाइन मार्केटिंग में, ऑनलाइन पोर्टल्स पे ना डलता कि वो आप रिटर्न भी कर सकते हैं, तो यकीन मानिए जितनी भी ऑनलाइन साइट्स हैं उस तरीके से सक्सेस ना मिल पाती जो आज के टाइम में इनको सक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई शर्ट परचेज करते हैं, आप कोई शर्ट पसंद करते हैं मिंत्रा साइट पे, ओके आपको टी शर्ट लेते हैं और आपने टी शर्ट को देखा, आप खाली देख ही पा रहे हैं ना, किसी मॉडल ने, डमी ने वो टी शर्ट पहनी हुई है और वो आपके पास फोटोग्राफ है और आपने उसको बाय कर लिया। क्या आप एक्चुअल में उसके फैब्रिक को फील कर पाते हैं? गिव मी द आंसर। आंसर इज नो। हम जब ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हैं हम कभी भी फैब्रिक को टच नहीं कर सकते, तो वो टच का एडवांटेज हमको यहां पर नहीं मिल रहा। उसी के लिए एक आपको अच्छी खासी श्योरिटी देने के लिए जितने भी पोर्टल्स हैं जो प्रोडक्ट अपनी साइट पे लिस्ट करते हैं, उससे ज्यादा कंडीशन होती है कि इन केस आपको वो प्रोडक्ट सुटेबल नहीं लग रहा, यू कैन रिटर्न इट, और आपको वो पूरे पैसे क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। इन केस आपने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया है तो आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे एंड लाइकवाइज। तो हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि चलो एक बार प्रोडक्ट मंगा के तो देखो, अगर ओके होगा तो ऑब्वियसली हम रखेंगे, बट अगर उसमें कुछ भी डिफरेंस आया जो हमें देखने में नहीं लग रहा और एक्चुअल में वो कुछ अलग प्रोडक्ट है तो हम इजीली उसको रिटर्न कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द रिटर्न पीरियड इज नॉट ओवर। हर तरह के प्रोडक्ट का रिटर्न पीरियड की एक टाइमलाइन होती है जो प्रोडक्ट के साथ आपको जब बाय करते हो तभी लिखी होती है। तो अगर वो आपको प्रोडक्ट एज पर योर स्पेसिफिकेशन सुटेबल नहीं लग रहा, यू कैन ऑलवेज रिटर्न इट। तो बिल्कुल उसी की तर्ज पे चैप्टर बना जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। बीइंग अ अकाउंटेंट या बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमको यहाँ पर क्या काम करना है? हमको तो नॉर्मल सी अकाउंटिंग करनी है। हम तो कोई एक्चुअल में प्रोडक्ट्स बेचने लग नहीं जाएंगे, हम कोई मार्केटिंग के बंदे तो है नहीं कि मार्केटिंग करनी स्टार्ट कर देंगे प्रोडक्ट्स के। नो, नॉट एट ऑल। तो अभी बस मैंने आपको जनरल सी अंडरस्टैंडिंग दी है कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, बिकॉज अभी जस्ट आप फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही होनी चाहिए और बेसिक लेवल पे आपको सब तरीके की इंडस्ट्री
कि बिजनेस के बारे में पता चल जाए, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इसलिए आईसीएन चैप्टर को आपकी कोर्स में डाल के बहुत अच्छा किया है, जिससे बच्चों को करंट सिनेरियो के हिसाब से कैसे बिजनेस में डीलिंग होती है, कैसे अकाउंटिंग होती है, उसका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलना बहुत स्टार्टिंग लेवल से स्टार्ट हो जाएगा, और कल को वो अपने बिजनेस में या किसी और के बिजनेस में यही सब टेक्निक्स अप्लाई करके बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। तो फटाफट से इंट्रोडक्शन के बाद नोट्स मेकिंग भी स्टार्ट करते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में ये बिजनेस किस तरीके से और कहां कहां वर्क करता है। फाइन, बहुत नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखेंगे, जिससे जब बाद में हमको अपने नोट्स को खुद रिवाइज करना है तो हमें बहुत पॉजिटिविटी आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं भी अलग अलग पेन्स को थोड़ा सा यूज करता हूँ ताकि आपके लिए भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहे और आप उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करते रहे। फाइन, तो फटाफट से लिखना स्टार्ट करो। लिखो, अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस goods sold to customers are recognized as sale immediately when the goods are sold। ऐसे ही हम करते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, जैसे हम गुड्स को सोल्ड करते हैं हम उसी टाइम वहां पर क्या कर देते हैं, सेल की एंट्री हम पास कर देते हैं। ओके, हाउएवर व्हेन अ बिजनेसमैन wants to increase his sales or to launch a new product in the market, he usually face hardship due to intense competition। अब देखो, अगर आपको कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करना है तो आप अकेले तो नहीं है जो उसी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, उसी तरीके के प्रोडक्ट आपकी इंडस्ट्री में 10 लोगों ने पहले लॉन्च करे होंगे और आज के टाइम में भी वो लोग लॉन्च कर रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो ऐसा मैं क्या स्टेप उठाऊं कि जो बाकी रिटेलर है वो मेरे प्रोडक्ट को अपनी शॉप में रखें और बाकियों के ना रखें। तो उसी के लिए आज के टाइम में बहुत मजबूरी कह लो या जरूरी कह लो हो चुका है कि आपको जो गुड्स उनको बेचने हैं उनमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि आप अप्रूव करोगे तो सेल मानेंगे और अगर आप रिटर्न करोगे तो कोई इशू नहीं है। तो दोनों ऑप्शन हमको बायर को यहां पर देने पड़ जाते हैं। ओके, इंटेंस कंपटीशन टू काउंटर इट। अब उस कंपटीशन को मीट करने के लिए, टू काउंटर इट, गुड्स आर समटाइम्स sold on sale on अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, जो हमारे इस चैप्टर का नेम है। तो गुड्स को बेचा जाता है ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, वट एवर द बायर वॉन्ट्स। अगर उसने अप्रूव करा तो सेल मान लेंगे, हो जाएगी प्रॉपर सेल, और अगर उसने रिटर्न के बारे में बोला तो वो रिटर्न भी माने जाएगी। ओके, जनरली these transactions occur between मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। मैंने आपको पहले भी बताया था जनरली ये ट्रांजैक्शन कहां होती है, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर के बीच में। बिकॉज रिटेलर तो जनरली जो सामान कस्टमर को बेचता है उसमें 99% चांस है कि वो तो सेल ही होगी, उधर वो कोई कंडीशनल सेल नहीं करता कि भाई अप्रूवल दे रहे हैं, अगर आपको कंडीशन दे रहे हैं अप्रूव हुआ तो ओके, अदरवाइज रिटर्न भी कर सकते हो। वो बहुत ही ज्यादा रेयर कस्टमर्स को दी जाती है। नॉर्मल केसेस में एक बार अगर सेल कर दी तो वो सेल ही मान ली जाती है। ओके, अगर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ गया या और कोई रीजन है तो एक अलग बात है, अदरवाइज वो नॉर्मल सेल उसी टाइम रिकॉग्नाइज कर ली जाती है। ओके, ऑल्सो इन करंट सिनेरियो in online sales
ऑनलाइन सेल्स तो आपसे बेटर कौन जानता होगा। आप रोज फ्लिपकार्ट पे अपने लिए कोई अच्छा सा मोबाइल सर्च करते हैं, आप स्पीकर सर्च करते हैं, कोई म्यूजिक सिस्टम सर्च करते हैं, आप वॉच सर्च करते हैं, तो आप कीप ऑन सर्चिंग और आप देखते हो कि कई बार आपको प्रोडक्ट आपके अकॉर्डिंगली सही नहीं लगता। वॉच आपने देखी तो थी, बड़ा अच्छा डायल लग रहा था, पर एक्चुअल में जब हाथ में आई तो बड़ी चीप सी लग रही है। तो आप सोच रहे यार ये तो लोकल सा प्रोडक्ट लग रहा है लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, तो आप फटाफट से वहीं पे रिटर्न के लिए एप्लीकेशन डालते हो। एप्लीकेशन का मतलब यहाँ नहीं है कि आपको बहुत बड़ी एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन का भी मतलब सिंपल सा वही है, जैसे आपने एक क्लिक पे ऑर्डर प्लेस किया था, वो एक क्लिक पे आप रिटर्न की भी वहां पर एप्लीकेशन डाल दोगे जस्ट, और साथ में उसके बारे में लिखना पड़ता है बस कि आप क्यों उसके लिए रिटर्न करना चाहते हो। कोई बहुत ज्यादा कंबरसम प्रोसीजर नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसीजर है। ओके, ऑल्सो इन करंट सिनेरियो इन ऑनलाइन सेल्स वेयर buyer is given a option to return the product within specified time is an example of this। तो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर भी यही इसका एग्जांपल है, जहां पर आप बायर को एक ऑप्शन देते हो कि वो रिटर्न कर सकता है एक पर्टिकुलरली टाइम पीरियड के अंदर। फाइन, तो फटाफट से इसको दोबारा से रीड करते हैं। अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस गुड्स सोल्ड टू कस्टमर्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन सेल इमीडिएटली। नॉर्मल कोर्स में तो हम आज तक यही करते हुए आए हैं बचपन से। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड, हाउएवर व्हेन अ बिजनेसमैन वांट्स टू इंक्रीज हिज सेल, उसका मोटिव समझो, या लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, ही यूजुअली फेस हार्डशिप ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन। To counter it, goods are sometimes sold on sale, on approval or return basis. Generally, these transactions occur between manufacturer and retailer. Also, in current scenario in online sales, where buyer is given an option है, mandatory नहीं है, to return the product within specified time is an example of this type of accounting, this type of business. I hope it is clear to you। और आगे इससे रिलेटेड कुछ बात करते हैं, फिर हम अपने अकाउंटिंग के पार्ट पे भी आएंगे। नेक्स्ट इज, ये जो सेल ऑफ गुड्स एंड अप्रूवल बेसिस है, ये कहां कहां पर लगता है। सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल, और जहां जहां पर लगता है क्या इसकी सेम अकाउंटिंग होती है, तो आंसर इज नो। इसके बेसिकली 3 टाइप के बिजनेस होते हैं जिसके अंदर ये अप्लाई होता है। उसको मैं भी 3 तरह के बिजनेस को कैटेगराइज कर देता हूं, और इसको मैं किस बेसिस पे डिवाइड करूंगा, ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे। अगर तो कोई बिजनेस ऐसा है जो नॉर्मल सेल करता है, उसकी मानी भी जाती है उसी टाइम, कोई रिटर्न का प्रोसीजर नहीं होता, रेयर ऑफ द रेयर सर्कमस्टेंसेस में बस वो रिटर्न होता है, तो उधर अगर बहुत फ्यू ट्रांजैक्शंस है रिटर्न की, तो उस पर कैसे अकाउंटिंग होगी वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे मेजर पार्ट आपके सीए फाउंडेशन के अंदर यहीं पे कवर है। उसके बाद चलता रहता है, नॉर्मल सेल भी होती रहती है पर वापसी के लिए भी वो आता रहता है, तो दोनों चीजें हैं। इसको मैंने यहां पर बोला मीडियम। और लास्ट, अरे बहुत ट्रांजैक्शन आती है जिसको रिटर्न अप्रूवल के हिसाब से चलती हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब लार्ज। ये लार्ज वहीं पर होता है जहां पर मैन्युफैक्चरर रिटेलर का डीलिंग चलता है। मैन्युफैक्चरर बहुत बल्क में सामान रिटेलर को दे देता है, रिटेलर भी कहता है कौन सा मेरी सेल मान ली जाएगी, रखवा दे भाई, जैसे जैसे बिकेगा मैं अप्रूवल देता रहूंगा, या मेरे को लगेगा ये सब सामान मार्केट में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं मैं अप्रूवल दूंगा, और जिसके बारे में बिल्कुल भी लोग नहीं पूछ रहे, ओके, उसके लिए मैं रिटर्न आपको कर दूंगा। तो वो वहां पर चलता है जहां पर मैन्युफैक्चरर और रिटेलर हो। ओके, हमारे अगर हम अपनी बात करें, हम किसी रिटेलर से सामान लेने जाते हैं तो 99% परचेज ही करने जाते हैं, और हम रिटर्न रेयर करते हैं, तो वो कहां पर आ जाएगा, फ्यू के अंदर, क्योंकि बहुत ही कम हम करते हैं। और अगर दोनों के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हमको अकाउंटिंग कैसे करनी है, लिखना स्टार्ट करो। यहां पर प्राइमरली सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही ऑर्डिनरी सेल मान ही लेंगे। ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल, ऑर्डिनरी सेल। यहां पर हम ट्रांजैक्शन को पहले ऑर्डिनरी सेल मान लेते हैं, उसके बाद अगर रिटर्न हो गया तो देखेंगे कैसे रेक्टिफिकेशन करनी है। पहले लेवल पे फर्स्ट इंस्टेंस पे हम उसको सेल मान लेते हैं, रीजन क्योंकि 99% ट्रांजैक्शन तो सेल हो ही जाती हैं। क्या 1% के लिए काम उल्टा करना शुरू कर देंगे क्या, नो। लेकिन अगर वो 1% होगा तो हम उसके लिए देखेंगे क्या करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहां पर पहले इंस्टेंस में हम ऑर्डिनरी सेल से क्लोज कर देते हैं ट्रांजैक्शन को। अगर मीडियम वो चलता रहता हो कि भाई आएगा जाएगा, दोनों चीजें चल रहेंगी, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको थोड़ा सा सेपरेट ट्रीटमेंट करना है। उसको क्या करना है, उसको लिखते हैं सेल्स और रिटर्न
जर्नल इज प्रिपेयर्ड। सेल्स और रिटर्न जर्नल प्रिपेयर्ड होता है, नॉर्मल जर्नल नहीं है, इसके थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है, इसमें कुछ डिफरेंट कॉलम्स बनते हैं, जब हम करेंगे तब मैं इसके ऊपर आऊंगा। मैंने आपको बताया आपके कोर्स के हिसाब से 95% कोर्स आपका यहीं पे टिक जाता है, और इसके अंदर तो बहुत कम कोर्स अभी आपके फाउंडेशन में एप्लीकेबल है। फाइन, क्योंकि मैंने बोला मैक्सिमम ट्रांजेक्शन भी कहां पर होती है, यहीं पे होती है। स्टिल उसके बारे में जब हम अकाउंटिंग करेंगे तब हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है, वॉल्यूम मैक्सिमम ट्रांजेक्शन का ये है, सेल रिटर्न अप्रूवल बेसिस पे सारा सामान आया हुआ है, पसंद आएगा तो रखेंगे और नहीं आएगा तो मना कर देंगे। इसके लिए क्या होता है, इसमें बुक्स बनती हैं। कौन सी दो बुक बनती हैं, सेल और रिटर्न डे बुक। सब्सिडरी बुक्स आपने बनाई थी ना, बोलो हाँ, सेल्स बुक परचेज बुक बनाते थे, सेल्स रिटर्न बुक परचेज रिटर्न बुक, तो उसी तरीके की बुक है सेल और रिटर्न डे बुक, थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होगा, बाकी कुछ भी टेक्निकल इधर भी नहीं है। और साथ में बुक के साथ सेल और रिटर्न दूसरा लेजर होता है। ओके, ये साथ में बनती है। फाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, और इनको बोला जाता है मेमोरेंडम बुक्स, क्योंकि ये आपको और डिटेल्स निकालने में हेल्प करती है। मेमोरेंडम उसी को बोलते हैं ना, अगर आपने कहीं पे भी अकाउंटिंग के अंदर मेमोरेंडम वर्ड पढ़ा हो, मेमोरेंडम का मतलब होता है जो हमको फेयर लेवल पे नहीं चाहिए, वो कुछ रफ लेवल पे बनाया जा रहा है, और वो कुछ बैलेंसिंग निकाल के देगा या कुछ एनालिसिस निकाल के देगा जो हमारे काम का है। तो हम ये इसी के लिए बनाते हैं ताकि हमको और नॉलेज मिले। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे फ्यू वाले लेवल पे, मतलब जहां पर बहुत कम ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो रिटर्न और अप्रूवल पे 99% ट्रांजेक्शन्स में सामान फिजिकली ट्रांसफर करते ही हम उसको क्या मानते हैं कि सेल ही हो गई, बहुत ही कम चांस है कि वो वापस आए। तो हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे जो हमारा फर्स्ट केस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस पे बात करना, और कैसे इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है उस पर भी डिस्कशन करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें क्या करना है, अल्टीमेटली तो हमें जर्नल एंट्रीज ही करनी है। तो मैं एक एक जर्नल एंट्री लिखूंगा, आपको समझाऊंगा, आप भी उसको साथ साथ नोट करो। सबसे पहले when goods are sent on sale/return basis to customer, हमने गुड्स दे दिए कस्टमर को सेल और रिटर्न बेसिस पे, कंडीशन है, अलाउड है, वो चाहे तो उसको ऑप्ट कर सकता है, अगर उसको पसंद ना है रिटर्न कर सकता है। पर ऐसे जनरल प्रैक्टिस से देखा गया है हमारे पास कोई रिटर्न करवाता नहीं है, वो 1% होते हैं जिसका जेन्युइन इशू होता है वो रिटर्न कराता है। ओके, मे बी कलर ही फेड हो गया या और कोई कुछ डिफेक्ट आ गया प्रोडक्ट में, तो ही जाके वो उसको रिटर्न कराता है, नहीं तो वो सेल ही मान ली जाती है। तो क्या एंट्री करेंगे, बचपन से करते हुए एंट्री आ रहे हो, आओ करें एंट्री। एंट्री हम करेंगे ट्रेड रिसीवेबल, या फिर कस्टमर भी लिख सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल भी क्या होता है बताओ मेरे को फटाफट से। ट्रेड रिसीवेबल जनरली डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को बोलते हैं। ओके, जहां से हमको पैसा आना हो वो ट्रेड रिसीवेबल हो जाता है, और उससे हमने कुछ ट्रेड किया, यहाँ पे भी तो ट्रेड ही कर रहे हैं, या फिर कस्टमर ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। डेबिटेड टू सेल, यही तो हम एंट्री करते थे आज तक, क्रेडिट सेल की ये एंट्री होती थी ना, तो हमने यहाँ पर वो एंट्री कर दी, क्या दिक्कत है। अमाउंट क्या आएगा, जितने की आपका सेल का प्राइस है, जितने पे आप बेच रहे हो तो लिख लो यहाँ पर इनवॉइस प्राइस, जो आपके बिल का प्राइस है, उससे हम यहां पर एंट्री कर देंगे। ठीक है, बीइंग गुड सोल्ड, नोट करो फटाफट से। ओके, सेकंड, व्हेन गुड्स आर रिटर्न by customer within specified time। हमने बोला हुआ अगर आपको कुछ गुड्स में इश्यू भी हैं, कोई प्रॉब्लम भी है, तो आप 1 वीक के अंदर रिटर्न कर सकते हैं। और कस्टमर 3 दिन बाद ही आ गया, उसने कहा इसमें तो कलर देखो कैसे खराब हो रहा है, फेड हो रहा है, या फिर कुछ डिफेक्ट है, और वो हमको रिटर्न करने आ गया, कोई बात नहीं, ये रेयर सर्कमस्टेंस वाले रिटर्न तो करने आ ही सकते हैं। तो हम इसकी अब क्या एंट्री करेंगे मेरे को बताओ, फटाफट से बताओ, दिमाग लगा क्या एंट्री करेंगे। देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल एंट्री है। जब आपने गुड्स बेचे थे तो एंट्री करी थी ट्रेड रिसीवेबल कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू सेल। अब क्या हुआ, अब ये सेल एक्चुअल में कैंसिल हो गई, तो एंट्री क्या करोगे, अब आप एंट्री इसकी उल्टी कर दोगे। आओ इसकी रिवर्स एंट्री करें, एंट्री हो जाएगी सेल्स डेबिट, या आप सेल्स या रिटर्न इनवर्ट भी डेबिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेल्स डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल,
द कस्टमर, कितने अमाउंट से, वही अमाउंट से जितने पे पहले आपने एंट्री की थी सेल की, क्योंकि वही तो रिटर्न हो गया ना, हमने उस एंट्री को क्या कर दिया, बेसिकली कैंसिल कर दिया। ओके, बीइंग गुड्स रिटर्न। तो सर अगर हमें पता ही था कि गुड्स वापस आएंगे तो पहले हमने सेल रिकॉग्नाइज ही क्यों की? देखो बेटा, यही मैं आपको समझा रहा हूं, सेल्स हमने इसलिए रिकॉग्नाइज की बिकॉज इस इंडस्ट्री में 99% तो सेल मानी ही जाती है। अब अगर आपको क्वेश्चन में तो देखो 4-5 ही ट्रांजेक्शन आएगी, आपको पेपर देना है, टेस्ट देना है, ओके, तो उसमें तो वो सब चीजें डाल देंगे। एक्चुअल में यहाँ पर फ्यू ट्रांजेक्शन ही होती हैं जो रिटर्न होती हैं। ओके, तो इस वजह से हम नॉर्मल केस में तो सेल पहले मानेंगे, उसके बाद हम रिटर्न की एंट्री कर देंगे, क्या दिक्कत है? हम सारा काम तो पेंडिंग नहीं छोड़ सकते ना एक ट्रांजेक्शन की वजह से। ओके, उसके बाद मान लो अगर कोई कस्टमर, लिखो इधर, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट इनवॉइस प्राइस, अगर गुड्स एक्सेप्ट कर लेते हैं कस्टमर, फोन करते हैं, हेलो सर वो मैं आपसे गुड्स लेके गया था ना और आप में वो कंडीशन है कि सेल और अप्रूवल, रिटर्न और अप्रूवल बेसिस पे होता है, तो मैं अपने गुड्स ना अप्रूव कर रहा हूं कि मैं रखूंगा। मैं उसी टाइम से हंसने लग जाता हूं। अरे आप हमको बता कह रहे हो कि आप रख लोगे सामान, हम तो एंट्री पहले ही सेल की करते हैं। आप मेरे को मैसेज कर रहे हो, अच्छी चलो बात है, आपने मेरे को मैसेज करके इंटीमेट कर दिया कि आपको गुड्स पसंद आए और आप रख रहे हो, तो हमको ऐसा कुछ क्या अकाउंटिंग करने की जरूरत रहेगी? अब आंसर इज नो, क्योंकि मैंने तो पहले ही सारी सेल को क्या माना था, प्रॉपर सेल। अब अगर कोई बोल भी रहा है कि मैं गुड्स रख रहा हूं तो इसका मतलब वो सेल को रिकॉग्नाइज कर रहा है अपने एंड पे, तो मैंने तो पहले ही अपने एंड पे करी हुई है, तो यहां पर हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, बिकॉज मैं तो यूजुअल सेंस में ही उसको सेल ही मानता हूं। आपको कस्टमर बोल रहा है कि मेरे को गुड्स पसंद आया, मैं रख रहा हूं, तो अच्छी बात है, ओके। अदरवाइज हमको अकाउंटिंग एंट्री उसकी कुछ भी और अलग से नहीं करनी रहेगी, बिकॉज हमने वो काम पहले ही कर दिया। फाइन। अब कभी कभी एक काम और भी होता है, कस्टमर गुड्स रखते तो हैं, ओके, लेकिन वो अप्रूवल कई बार बाद में देते हैं और हम उनको बोलते हैं ये अगर आपने जब अप्रूवल दिया उसी दिन का अमाउंट माना जाएगा, तो वो अमाउंट बढ़ भी सकता है। या वो कभी बोलते हैं आपके गुड्स तो हमें पसंद है पर अमाउंट ज्यादा लग रहा है, आप कम अमाउंट पे अप्रूव करो, तो वो कम भी हो सकता है। तो उस केस में क्या एंट्रीज होंगी उसके बारे में अब हम समझते हैं। बहुत सिंपल एंट्रीज हैं, इसी की एंट्रीज के बेस पे क्वेश्चंस हैं जो मैं इसके बाद आपको कराऊंगा, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि जी हाँ, जो हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, जैसे आप कभी कभी सुनते हो ना, कोई लोग कहते हैं कि ये देखो ये आज का रेट है, आज आप लेते हो तो इतने का है, कल हमारी दुकान पे आओगे या कल अप्रूवल दोगे तो रेट जो कल का होगा वो लगेगा। बड़े सारी चीजें तो ऐसे हैं जिसमें रोज का रेट बदलता है, जैसे कि आप मान लो गोल्ड की मैं बात करूं तो गोल्ड में तो रोज का रेट होता है, ओके। तो जब आप अप्रूवल दे रहे हो तब का रेट माना जाएगा। आप देख गए हो, आपको मैंने फिजिकली पोजेशन भी दे दिया पर अप्रूवल नहीं आया इनकेस, तो अगर आप हायर प्राइस पे अप्रूव करते हो तो आपको उस हिसाब से उसका प्राइस भी देना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पर क्या एंट्री करनी है, इनकेस कोई हायर प्राइस किसी भी रीजन की वजह से बढ़ जाता है, या फिर वो कस्टमर कहता है कि मेरे को पसंद तो है पर आप ना मेरी शर्ट पे या मेरी मान लो जीन्स पे थोड़ा सा अल्टरेशन करा देना, और तब ऑल्ट्रेशन की बात नहीं हुई थी, तो हमने कहा ऑल्ट्रेशन के जी 50 रुपीज अलग से लगेंगे। आप जीन्स में ऑल्टर कराओगे और भी कुछ चेंजेस कराओगे तो उसके प्राइस बढ़ते रहेंगे, ओके। तो व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड, गुड्स एक्सेप्ट तो कर लिए बट एट अ हायर प्राइस। किससे हायर? इनवॉइस से, ऑब्वियसली। तो देखो जी क्या जर्नल एंट्री होने वाली है, तो हमारे पास ये एंट्री होगी। अब देखो सेल मान लो हमने पहले रिकॉर्ड करी थी 1000 रुपए की जीन्स की, अब उसने 1100 रुपए पे एक्सेप्ट करा क्योंकि हम और भी कुछ उसको करके देंगे, तो अब 1000 की तो सेल ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गई है, क्या मैं दोबारा से पूरी 1100 की करूं? नो, मैं खाली उतने ही अमाउंट से और करूंगा जितने से नहीं हुई, मतलब अबव द प्राइस, जो हायर प्राइस इनवॉइस से होगा, बस उसी डिफरेंशियल अमाउंट की हम एंट्री करेंगे, और एंट्री क्या करेंगे वो सेम ही करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल या कस्टमर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल, अमाउंट डिफरेंस इन प्राइस, जो प्राइस कम अभी रिकॉर्ड हुआ उतने से और की एंट्री कर दो। फाइन। इसी का ऑपोजिट केस, अगर एक्सेप्ट किए लेकिन बोला हमें एक्सेप्ट तो है पर आपका प्राइस ज्यादा लग रहा है, हमने कहा कहां आप वापस करने आओगे, चलो ऐसा करना 200 रुपए कम दे देना, 100 रुपए कम दे देना, तो उस पर एक्सेप्ट हुआ, तो क्या केस बनेगा, लिखो इसको,
आपने कभी ये वाली वीक वाली मार्केट कभी देखी हो, उसमें क्या होता है जनरली, कभी आपने ऑब्जर्व किया हो? देखो लाइफ में हर चीज की ऑब्जर्वेंस जरूरी है, इसलिए अगर कभी हम पेडेस्ट्रियन मोड में कहीं घूमने जाते हैं ना, मतलब पैदल जाते हैं, तो हमारी नॉलेज ज्यादा इनहेंस होती है, बजाय कि हम स्कूटी पे चले गए या फिर हम सीधा कार में चले गए। कार में आपको क्या पता आसपास क्या चल रहा है, इतना नहीं समझ आता। हम वीकली मार्केट में देखते हैं, हम अगर किसी से कोई गुड्स लेते हैं और हमें थोड़ा प्राइस का इशू होता है, आप क्या करो, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, वैसे आपको पता ही होगी, आप ना उसकी शॉप से या जो भी उसकी जगह होती है वहां से थोड़ा चलना स्टार्ट कर दो, उसको ऐसा रिस्पॉन्स दो कि आपको उसका प्राइस पसंद नहीं आया, ज्यादा लग रहा है इसलिए आप जा रहे हो, वो पीछे से देखना आपको आवाज लगाएगा, अरे सर रुको। आप ऐसा करना, मान लो 500 की कोई चीज थी, आप ऐसा करो 400 दे दो, आप थोड़ा सा और आगे चलो तो वो शायद और भी कम कर दे। अब इतना आगे मत चला जाना, फिर आप कहो कि सर उसने तो हमको बुलाया नहीं, आपने कहा था कि वो वापिस आपको आवाज देगा। तो जस्ट एक टैक्ट है कि वो भी देखते हैं कि कस्टमर एक्चुअल में लेने आया या नहीं लेने आया। अब अगर आप कसम खा के आए हो कि आपको लेना ही नहीं, तो फिर आप तो रुकोगे नहीं ना। अदरवाइज अगर आपको गुड्स लेने हैं और थोड़ा प्राइस का इशू आ रहा है, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो बिल्कुल आपको प्राइस की वजह से परेशान नहीं होने देंगे और वो आपको कॉल करें कि जिससे सेल तो हो जाए, बिकॉज जनरली उनका वीक की मार्केट होती है और उसके बाद उनको सब सेटअप दोबारा करना है कहीं ना कहीं, और तो वो चाहते हैं अगर उनको कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो वहां से सेल ही करके जाए। फाइन, तो लिखो इसमें, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड बट एट अ लोअर प्राइस देन इनवॉइस प्राइस। जब गुड्स एक्सेप्ट तो कर रहे हैं हम, लेकिन हम कह रहे हैं भाई प्राइस ज्यादा है, कम पे हमको एक्सेप्ट है, जितना आप प्राइस बोल रहे हैं, जितना आपने इनवॉइस बोला उतने पे तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है, उतना हमारा बजट ही नहीं है, कम पे है। अब आप देखो कि बेचना या नहीं बेचना, तो बेचना तो उनको है, बल्कि इंटरनली तो क्या करा उन्होंने, तो पहले से सेल की एंट्री करी हुई है, लेकिन अब थोड़ा सा उन्हें दुख हो रहा है क्योंकि जिस अमाउंट से उन्होंने सेल की एंट्री की थी और जिस अमाउंट से उन्होंने आपको डेटर बनाया था, अब वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अब मेरे को क्या करनी पड़ेगी, ओरिजिनल सेल की एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री होगी, एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल स्लैश कस्टमर। अमाउंट फिर से वो डिफरेंस, आपने पहले एंट्री करी थी 500 रुपए की सेल हो गई जी, और अब पता चल रहा है कि भाई कस्टमर तो कह रहा है कि मेरे को कम प्राइस पे एक्सेप्ट होगी, तो आपने कहा चलो भाई 100 रुपए कम दे देना, तो आपको 100 रुपीज से रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? पहले आपने सेल्स को 500 से रिकॉग्नाइज किया जब क्रेडिट किया, अब मैंने डेबिट कर दिया 100 से, तो नेट में सेल्स 400 की रह गई। सिमिलरली मेरा ट्रेड रिसीवेबल है, कस्टमर का भी अकाउंट 100 से मेरे को कम करना पड़ेगा, तो मैं उसको क्रेडिट करके करूंगा। फाइन, आगे देखते हैं और क्या होगा। अब हमने सारी तरह की, हर तरह की ट्रांजेक्शन देख ली कि प्राइस ज्यादा पे एक्सेप्ट होगा, कम पे होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे। और अब मेरे को बताओ, अगर जो सामान रिजेक्ट हुआ था, जो रिटर्न हुआ था, वो हमारे पास दोबारा से स्टॉक में आ जाएगा? क्योंकि देखो एक आपको स्टैंस लेना पड़ेगा। क्या स्टैंस लेना पड़ेगा? गुड्स के दो ही नेचर हो सकते हैं, या तो वो गुड्स माना जाएगा कि वो सोल्ड हो गया, या वो गुड्स अनसोल्ड रहा, और तो मेरे को नहीं लगता इसके अलावा कुछ गुड्स की नेचर हो सकती है। तो अगर वो सोल्ड हुआ फिर तो कस्टमर के घर पे कस्टमर यूज कर रहा है, लेकिन अगर वो अनसोल्ड हुआ तो वापस से आपका बन गया क्लोजिंग स्टॉक, और कहां पर आ गया? आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। हर चीज लिंक्ड है, समझना पड़ेगा। एक तरफ तो आप पहले उसको सेल मान रहे थे, कस्टमर ने कहा रिटर्न रिजेक्ट है, मेरे को नहीं चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे? बहुत समस्या है। और एक समस्या अब मैं आपके सामने और लेके आता हूं। मान लो आपने जो गुड्स बेचे थे जब, तो उसकी इनवॉइस प्राइस थी 500 रुपए की, हाउएवर कॉस्ट थी उसकी मान लो 400 की। आप भी कमाने के लिए बैठे हो तो 100 रुपए आप प्रॉफिट लेते हो, आपने सेल कर दी थी 500 रुपए की। ओके, अब क्या करें जी? बहुत समस्या है। ये 500 रुपए की सेल वाला प्रोडक्ट ही वापिस हुआ है, तो चलो वो वापिस हो गया, उसकी तो हमने एंट्री कर दी होगी रिटर्न वाली, अभी मैंने आपको सिखाई थी, सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल हो गई, 500 से सेल कैंसिल हो गई। लेकिन अगर अब वो सेल नहीं है तो क्या है? वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक है तो कहां आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में भी कहां आता है, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, इनकेस आप भूल गए हो। ओके, आपने 12th में पढ़ा था थोड़ा सा, सॉरी 11th में पढ़ा था थोड़ा सा, आप अगर भूल गए हो तो ट्रेडिंग अकाउंट कहां आता है? ट्रेडिंग अकाउंट आता है क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक करके, ऐसे ही आता है ना।
यस। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करना चाहूं तो क्या एंट्री होती है? एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। लेजर से जर्नल, जर्नल से लेजर तो आपको आता है ना, तो एंट्री क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये भी हमें समझ आया। लेकिन मेरे को एक बात बता दो, इस क्लोजिंग स्टॉक में जो अमाउंट आता है वो क्या आता है? क्या वो कॉस्ट प्राइस आता है या वो सेलिंग प्राइस आता है? मेरे को बस इतनी सी बात बता दो। सर इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। आपने जरूर सोचा है और आपने पढ़ा भी है, बस जस्ट हो सकता है कि आपकी मेमोरी में से वो फेज आउट हो गया। तो देखो, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो कुछ बोलता है। तो सर क्या हमें फाउंडेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ने पड़ेंगे? अरे क्यों घबरा जाते हो, मैंने ऐसा बोला क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज आपको सीए इंटरमीडिएट से रिक्वायर्ड है एज पर आईसीए करिकुलम। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग, चलती फिरती नॉलेज मिलती है तो क्या बुरा है? उतनी तो ले लेनी चाहिए भाई, कल को सीए आप ही ने बनना है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इसके बारे में कुछ बोलता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किसके ऊपर है? वो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के ऊपर। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बहुत बेसिक है और ये शायद आपने सुना भी हो। जब आप फाइनल अकाउंट पढ़ते थे ना विद एडजस्टमेंट वाला, तो ध्यान रखना उसमें पहला पॉइंट यही होता था कि क्लोजिंग स्टॉक इतने अमाउंट का है और ब्रैकेट में लिखा होता था कि उसकी कॉस्ट इतनी है। तो AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज क्या बोलता है? ये बोलता है क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसको मार्केट प्राइस भी बोलते हैं जनरली। तो किस पे लें, कॉस्ट या एनआरवी या एमपी? विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से लोअर है उस पे लें। क्यों उस पे लें, हायर पे क्यों ना लें? क्योंकि समझना पड़ेगा। देखो, जब आप क्लोजिंग स्टॉक की फिगर को ज्यादा लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली पैरेलली आपको ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। और पता चले आपने आज कॉस्ट क्योंकि ज्यादा थी उस हिसाब से कॉस्ट पे ले लिया और प्रॉफिट बढ़ा दिया, कल को फैशन चेंज हो गया और उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट प्राइस ही बहुत कम है और आपने खाम का अपने प्रॉफिट बढ़ाए हुए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाओगे तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट में ऐड होता है। तो बिजनेस अपने ऊपर लाइबिलिटी बढ़ा रहा है खाम खा की, क्योंकि नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। और खर्चे भी कहीं ना कहीं हम उसी हिसाब से करते हैं जब हमें पता हो हमारा प्रॉफिट ज्यादा आने वाला है और एक्चुअल में वो प्रॉफिट आया नहीं, क्योंकि हमको ये कॉन्सेप्ट भी समझना है। ओके, और एक कॉन्सेप्ट और होता है जो आपने पढ़ा होगा, दैट इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। डू नॉट एंटीसिपेट एनी प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो मैं खाम खांगा ज्यादा प्रॉफिट एंटीसिपेट नहीं करने वाला यहाँ पे। इसीलिए AS2 ने पैरेलली प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोला क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट ले लो या एनआरवी, विच एवर इज लोअर लेना, जो दोनों में से कम हो। कम ले लो, अगर आगे ज्यादा अमाउंट मिला तो आपके लिए अच्छा ही है ना, क्या बुराई है इसमें? तो इसका मतलब अब मेरे को यहां पर जो गुड्स मेरे अनसोल्ड रहेंगे वो किस पे लेने हैं? वो जनरली कॉस्ट पे लेने हैं। लेकिन अगर मार्केट प्राइस उससे भी कम हो गई तो उस पे लेने हैं, मतलब जो दोनों में से लोअर है उस पे लेने पड़ेंगे। तो सर बहुत अच्छे से आपने समझा दिया। अब फटाफट से बस इसकी एंट्री बता दो, जो गुड्स रिमेन अनसोल्ड रहेंगे एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, बताओ उसकी क्या एंट्री होगी। तो लिखते हैं इसके बारे में। ओके, लिखो गुड्स lying unsold, goods lying unsold with customers, goods lying unsold with customers to be accounted for। इसकी भी हमको अकाउंटिंग करनी है। देखो, गुड्स पड़े हुए हैं कस्टमर के पास उसके घर पे, लेकिन अनसोल्ड है। देखो क्या विचित्र बात हो गई, गुड्स अनसोल्ड है लेकिन कस्टमर के पास है। क्यों? क्योंकि देखो आपने कस्टमर को बोला होगा अरे पसंद ना आए ना तो 1 वीक में रिप्लेस कर देंगे या रिटर्न कर देंगे, कोई इशू नहीं है। कस्टमर ने तीसरे दिन फोन कर दिया मेरे को आपके गुड्स पसंद नहीं है, ये रिटर्न मानो और मैं आपको कल भिजवाता हूं। तो आज तो गुड्स कस्टमर के पास है ना, लेकिन आपको आज इंटीमेशन भी मिल गया कि वो सेल नहीं मान। तो अब आपको देखना है कि आप इसकी एंट्री क्या करोगे। मैंने आपको एंट्री बताई थी एज पर ट्रेडिंग अकाउंट, क्या एंट्री बन रही थी? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट।
तो यहाँ पर ना थोड़ा सा नेम चेंज होगा, बिकॉज इंडस्ट्री के हिसाब से हमको नेम थोड़े थोड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा इन्वेंट्री या इन्वेंट्रीज विद कस्टमर, कस्टमर के पास क्योंकि पड़ी हुई है। ओके, लेकिन ये कौन से वाले स्टॉक हैं जो उसके पास पड़े हैं, ये वो हैं जिसमें हमने कंडीशन के हिसाब से भेजा था ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट। या आप खाली इन्वेंट्री विद कस्टमर भी लिखोगे दैट इज सफिशिएंट, कोई इशू नहीं है, इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट कर देना। ओके, टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो सर इसमें अमाउंट क्या आएगा, अरे उतनी देर से वही तो समझा रहा था, अमाउंट इसमें हम क्या लेंगे, अमाउंट लेंगे, चलो ये वाला भी अब उस जिससे समझाया था ना उसी वाले पेन से लिखूंगा, ब्लू पेन से, कॉस्ट और मार्केट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू एक ही बात होती है जनरली, विच एवर इज लेस, वो लेना है। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। फटाफट से इसको नोट डाउन करो। अब हमने जनरली सारी की सारी एंट्री समझ ली हैं, बाकी हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। ओके, फाइन, आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इसको पहले आप यहां पे अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। यस, क्वेश्चन नंबर 1, सीई सेंड्स गुड्स टू हिज कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न। सेल और रिटर्न कंडीशन में हम गुड्स बेचते हैं कस्टमर्स को। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग 2016। सबसे पहले डेट है सितंबर 15। क्या हुआ सितंबर 15 को, सेंड किए गुड्स टू कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%। तो ये हमारा प्रॉफिट है, हम कॉस्ट पे 1/3 प्रॉफिट लेते हैं, और हमने कितने के गुड्स सेंड किए, 1 लाख रुपए के। तो ये 1 लाख क्या हो गया, ये 1 लाख हो गया इनवॉइस प्राइस। नेक्स्ट अक्टूबर 20 को क्या किया, गुड्स रिटर्न कर दिए कस्टमर से 40,000 रुपीज के, फाइन। नवंबर 25 को रिसीव करा लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर्स। 25 नवंबर को कुछ कस्टमर्स ने बोला कि हम आपके जो गुड्स आपने सेंड किए थे उसको अप्रूव करते हैं, हम उसको रख रहे हैं। तो यहां से यस का उनकी तरफ से अप्रूवल आ गया। इन्होंने रिटर्न करे तो यहां पर मैंने लिख दिया, उन्होंने नो बोल दिया। तो 1 लाख के गुड्स भेजे, 40,000 वालों ने मना कर दिया, 40,000 वालों ने यस कर दिया, कितने के बचे, 20,000 के। तो 31 दिसंबर तक ये क्या बोल रहे हैं, गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल, हम वेट ही कर रहे हैं, अभी तक अप्रूवल नहीं आया, साल खत्म हो गया। ओके, 2016 ईयर है, 16-17 नहीं है कि हम इसको फाइनेंशियल ईयर मान लेंगे, हमारे लिए कैलेंडर ईयर यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर होगा। ओके, जनवरी से दिसंबर वाला इसका मतलब यहाँ पर ईयर है। ये आपको क्वेश्चन को पढ़ने के साथ ही समझ जाना चाहिए। ओके, तो कुछ कस्टमर्स हैं जिन्होंने अभी तक बताया नहीं और 31 दिसंबर आ गई, दिक्कत हमको है, हमको अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, क्या करें, सेल माने या क्लोजिंग स्टॉक माने, क्या करें, इसको डिस्कस करेंगे। आगे देखो, सी रिकॉर्ड करती है सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन एज ऑर्डिनरी सेल्स। पहले हम सेल ही मान लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था केस नंबर 1, यहां पर बहुत फ्यू ट्रांजैक्शन होती हैं जिनका रिटर्न होता है, अदरवाइज हम इसको नॉर्मल सेल्स ही मानते हैं पहले तो। You are required to pass the necessary journal entries in the books of CE, assuming that accounting year closes on 31 December 16। देखो क्वेश्चन ने तो सब कुछ क्लियर कर दिया, जबकि मैंने आपको यहां पे पढ़ते बता दिया था, जब यहां पर भी 16 लिखा है कि ये कैलेंडर ईयर ही फॉलो कर रहे होंगे। आई होप क्वेश्चन को रीड करने से आपको काफी कुछ समझ आया। ओके, तो अगर ये समझ आ ही गया तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। ओके, सॉल्यूशन 1,
in the books of CE, journal entries. जर्नल का फॉर्मेट तो आपको अच्छे से पता होगा। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। फाइन, फटाफट से फॉर्मेट को बनाओ, फिर हम चलते हैं आगे। अब देखते हैं एक एक ट्रांजैक्शन को। पहले सितंबर 15 को हमने गुड्स भेजे, कॉस्ट प्लस 33 1/3% पे, आईपी कितना है 1 लाख रुपीज। तो एंट्री मेरे को फटाफट से बता दो क्या होगी। हम सब चीजें समझ चुके हैं, हमने सब चीजें डिस्कस कर ली हैं। और कब होगी, तो पहली एंट्री कब होगी, जब एक्चुअल में गुड्स सोल्ड हुए या सेंड किया आपने। देखो सारी एंट्रीज 2016 ईयर की है, तो मैं पहले ही 2016 यहाँ पर लिख देता हूँ, इससे मेरे को बार बार ईयर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैंने यहाँ पर डाली डेट 15 सितंबर। और अब हम करेंगे एंट्री, क्योंकि ऑर्डिनरी सेल पहले तो हमको माननी है, तो हम सेल की एंट्री कर देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल डेबिटेड टू सेल। ओके, 1 लाख 1 लाख। फाइन, बीइंग गुड्स सोल्ड। एग्जाम के लिए तो बीइंग गुड्स सोल्ड भी इनफ है, अदरवाइज आप अभी के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। एग्जाम के लिए ओनली बीइंग गुड्स सोल्ड भी इनफ है। फाइन, उसके बाद क्या हो रहा है, 20 अक्टूबर को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं कस्टमर 40,000 के। तो हमने तो उनकी भी गुड्स की क्या सेल मानी थी, लेकिन उन्होंने तो क्या करा, उन्होंने हमको नाराज कर दिया। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या करा, उन्होंने गुड्स रिटर्न कर दिए। और कब रिटर्न करें, 20 अक्टूबर को। तो देखो जी 20 अक्टूबर को क्या एंट्री होगी, सेल कैंसिल हो गई, तो जो हमने एंट्री सेल की करी थी अब उसकी रिवर्स हम एंट्री कर देंगे। ओके, सेल्स रिटर्न डेबिट लिख दो, या रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हो, या सेल्स डेबिट भी लिख सकते हो, क्योंकि इसी को तो सेल माना भाई, ये अब कैंसिल हो रही है। रिटर्न से क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में सेल थी वो रिटर्न हो गई है। ओके, टू ट्रेड रिसीवेबल, जितने के एक्चुअल में गुड्स रिटर्न हो गए। $40,000 बीइंग गुड्स रिटर्न। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद 25 नवंबर को लेटर ऑफ अप्रूवल हमें मिले कि कुछ कस्टमर कह रहे हैं हमें अप्रूव्ड है गुड 40,000। बताओ क्या एंट्री करेंगे, क्या एंट्री हम करेंगे, बताओ 25 नवंबर को। देखो अब कोई कस्टमर अगर बताए मैंने गुड्स अप्रूव कर दिए और मैं गुड्स को रखूंगा, क्या हम इसकी दोबारा से सेल की एंट्री करेंगे? आंसर इज नो। मैंने 1 लाख की तो सेल की एंट्री कर ही रखी है ना। ओके, और अगर आप वो अप्रूवल दे रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना, तो कोई एंट्री पास नहीं करनी हमको 25 नवंबर को। रीजन बीइंग उनकी एंट्री तो ऑलरेडी 15 सितंबर को ही पास हो गई। हम तो यही मानते हैं कि ऑर्डिनरी सेल ही है। अगर कोई रिटर्न के बारे में बोलता है तो हमें कैंसिल की एंट्री करनी है, अदरवाइज तो वो सेल वैसे ही है। तो 25 नवंबर को अगर किसी कस्टमर ने अप्रूवल के लिए बोल भी दिया तो हमको उसके लिए कुछ अलग काम नहीं करना, वो ऑलरेडी हमने काम किया हुआ। फाइन, तो अब हमें और क्या करना है सर, अब आ जाओ 31 दिसंबर लास्ट डेट थी और कुछ कस्टमर ने अभी तक कुछ बताया ही नहीं हुआ। अब हम परेशान हैं, सेल माने रिटर्न माने, सेल माने रिटर्न माने। देखो अगर किसी कस्टमर ने नहीं बताया एंड तक सेल, तो हमको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सेफ लेवल पे चलना पड़ेगा और हमको उसको रिटर्न ही मानना पड़ेगा। दिल पे पत्थर रख के हमें उसको रिटर्न मानना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग क्लोज करनी है। हम उसको सेल नहीं मान सकते क्योंकि अप्रूवल तो आया ही नहीं है। ओके, तो अब पहले तो हमको उसको रिटर्न मान के उसकी भी कैंसिलेशन की एंट्री करनी पड़ेगी। आओ उसकी भी हम एंट्री करते हैं।
अब एक्चुअली में क्योंकि ये रिटर्न हुई तो नहीं है स्पेसिफिकली, पर हम इसको सेल्स मान नहीं रहे, तो सेल्स को मैंने कैंसिल कर दिया, सेल्स डेबिटेड टू ट्रेड रिसीव। ये कितने के कस्टमर थे जो चुप रह गए? 20,000, जिन्होंने कुछ बताया ही नहीं, ईयर खत्म हो गया और बताया ही नहीं, बताओ। तो हमने इनकी भी जो सेल थी वो क्या कर दी, कैंसिल कर दी। ओके, इधर आप लिख सकते हो बीइंग कैंसिलेशन ऑफ सेल। तो अगर ये अब सेल नहीं है हमारे हिसाब से, तभी तो कैंसिल कर दिया, तो ये फिर क्या होंगे, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। मैंने कहा ना, कोई तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, ये नहीं कह सकते ए भी पसंद नहीं है बी भी नहीं है, तो फिर क्या पसंद है, दो ही तो चीजें हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, तो आपने बोला सेल नहीं है, तो अब ये क्या है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो फटाफट से क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करो। ओके, इसको फटाफट से पहले आप नोट करो, फिर हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करेंगे। बिल्कुल नीट एंड क्लियर हैंड राइटिंग से नोट करना, बिकॉज आपको बहुत उसके बाद रिवीजन करने में इजी लगेगा और आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा अपने खुद के किए हुए क्वेश्चंस को पढ़ने में। ओके, डन। नेक्स्ट पेज पे आओ और हम अब लास्ट जर्नल एंट्री करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने में। क्या एंट्री होगी, देखो एंट्री क्या होगी वो तो आपको पता है, लेकिन उस एंट्री को किस अमाउंट पे करना है वो भी आपको यहां पे देखना पड़ेगा। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। अब हम करेंगे एंट्री 31 दिसंबर को और बताएंगे कि ये आपने सेल नहीं मानी, तो अब हम क्लोजिंग स्टॉक की इसकी एंट्री कर रहे हैं। तो इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितने के सामान की एंट्री करूं, कितने की करूं? ये तो हमने पढ़ा था कि क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ये तो हमने पढ़ा था, बिल्कुल ठीक पढ़ा था। ओके, मार्केट प्राइस है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एक ही बात है। तो मैं किस पे करूं भाई इसको रिकॉर्ड? ये गुड्स तो थे 20,000 रुपए के, गुड्स कितने के थे, 20,000, तो मार्केट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो क्या हो गई, ओके वो तो हो गई, चलो मार्केट प्राइस तो हमने यहां पर मान ली 20,000 ही है, लेकिन विच एवर इज लोअर के हिसाब से लेना है। तो क्या मेरे पास कॉस्ट निकालने का कोई तरीका है? बिल्कुल, स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि कॉस्ट प्लस 33 1/3% पे बेचते हैं। ओके, इसका मतलब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 33 1/3%। इसको क्या बोल सकते हैं फ्रैक्शन में, 1/3। ओके, तो प्रॉफिट है 1/3 ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे 1/3 है क्योंकि उन्होंने बोला 33 1/3% ऑन कॉस्ट। सर कहां बोला, हम तो भूल गए, कोई बात नहीं, दोबारा से देखते हैं। ये देखो कहां पे बोला, सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%। तो कॉस्ट पे प्रॉफिट है 1/3। ओके, तो बताओ मेरे को फटाफट से सेल पे क्या हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर 3 रुपए की कॉस्ट है तो 1 रुपए का प्रॉफिट है। तो अगर 3 की कॉस्ट है, 1 का प्रॉफिट है, तो 4 की क्या हो गई, सेल हो गई। तो इसका मतलब 1/4 ऑन सेल भी मैं बोल सकता हूं। और ये जो गुड्स जिनका कुछ अता पता नहीं है और हम इसको क्लोजिंग स्टॉक में डाल रहे हैं, कितने अमाउंट के सेल हुए थे, ये सेल हुए थे 20,000 के। ओके, लिखा हुआ ना लास्ट पॉइंट में, गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल 20,000 के गुड्स हैं। तो 20,000 के गुड्स पे इसका मतलब मैं प्रॉफिट कितना ले रहा था, 1/4 ले रहा था ऑन सेल। तो इसका मतलब 5,000 को तो मेरा इसमें प्रॉफिट ही है। इसका मतलब कॉस्ट कितनी हो गई, कॉस्ट हो गई 20,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 15,000 की मेरे ऊपर, इसका मतलब इसकी कॉस्ट। सिंपल, इसकी कैलकुलेशन करने के और भी बहुत सारे तरीके हम जैसे जैसे मर्जी कर सकते हो, ये मेरे को एक सिंपल मेथड लगता है इसलिए मैंने आपको इससे करवा दिया। आपको बेसिकली कॉस्ट प्राइस निकालनी है और आपके पास सेल प्राइस है,
और सेल प्राइस में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है जो कॉस्ट पे है 1/3। अब आप इसको जैसे मर्जी कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसको यहां पर फिर कितने पे रिकॉर्ड करूंगा, 15,000 पे, क्योंकि ये सामान मेरे जो क्लोजिंग स्टॉक में घुसा है वो 15,000 अमाउंट से घुसेगा। मैं इसको कॉस्ट पे अपने क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉर्ड करूंगा। देखो, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक मेड, सिंपल। तो ये आपको काम करना पड़ता है इस तरीके के बिजनेस में जहां पर गुड्स सोल्ड होते हैं ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एस लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स गुड्स टू डीलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ऑल सच ट्रांजेक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल। सारी ट्रांजेक्शन पहले ही हम सेल मान लेते हैं एंड आर पास थ्रू द डे बुक, और डे बुक्स में उसको सेल की रिकॉर्डिंग हो चुकी होती है। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑन 31 December 16, 200 such goods have been sent to a dealer at 250 each। जो वो कह रहे हैं 200 क्वांटिटी थी कुछ गुड्स की जो डीलर को दे दिए थे हमने 250 रुपीज के, जिसकी एक्चुअल में कॉस्ट थी खाली 200, सेल और रिटर्न बेसिस पे दिए थे, आई एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट, जो उसके अकाउंट में डेबिट भी कर दिए थे। इनमें से बस इन्हीं क्वांटिटी की बात हो रही है 200 की। 200 क्वांटिटी में से ऑन दीज गुड्स ऑन 31 December 16, 50 क्या हो गए, रिटर्न हो गए, 70 क्या हो गए, सोल्ड हो गए, वाइल फॉर द अदर गुड्स बाकी जो बचे डेट ऑफ रिटर्न अभी तक एक्सपायर नहीं हुई, ना उन्होंने कुछ बताया। तो ये कंफ्यूजन वाला पार्ट है। तो इसको अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं आपको तो क्या बोल रहे हैं, 200 आपने क्वांटिटी सेंड की, जिसमें से 50 तो क्या हो गए, रिटर्न हो गए, उन्होंने बोला 50 व रिटर्न। 70 क्या हो गए, 70 पूरे पूरे सोल्ड है, मतलब उसका अप्रूवल आ गया, वो बिक गए, वो पूरी सेल माने जाएंगे। और किनका अता पता नहीं है, 80 का। 80 का हमें कुछ पता नहीं, देखो टोटल तभी होगा ना 200। तो ये वो बोल रहे हैं, और हमने कितने के उनको बेचे, तो इनवाइस प्राइस तो है 250, लेकिन यहां पर कॉस्ट प्राइस ज्यादा झमेला नहीं है, सीधा आपको दी हुई है 200, और आपको वो कह रहे हैं नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करो 31 दिसंबर 16 को। क्या आप एंट्री पास करो? समझ में आया क्वेश्चन की नहीं आया, फटाफट से बताओ। उन्होंने बोला हमने एक्चुअल सेल्स तो मान लिया और डे बुक में सेल की तो एंट्री भी कर दी, अब बाकी चीजों की आप देख लो क्या एंट्री करोगे। मतलब ये जो रिटर्न हुए क्या आप इसकी एंट्री करोगे? यस करेंगे, बिकॉज हमने तो पहले सेल माना और रिटर्न हो गया तो कैंसिल करनी पड़ेगी सेल। 70 ने बोला सेल है, बिल्कुल हमें प्रूव करते हैं, क्या इसकी एंट्री करोगे? आंसर इज नो। ये तो पहले ही जब 200 क्वांटिटी की आपने सेल की एंट्री की तो इसमें हो गई, ये तो पहले हम पूरी सेल की एंट्री करते हैं ना, उसमें तो सबकी हो गई। और फिर 80 की जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं और ईयर एंड हो गया और रिटर्न का डेट भी अभी एक्सपायर नहीं हुई, इसका क्या करेंगे? इसके को आप सेल नहीं मानोगे ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो एंड तक के पीरियड में अगर अप्रूवल नहीं आया मैं सेल नहीं मान सकता, तो मैं इसको क्लोजिंग स्टॉक में लूंगा। तो सर अगर ईयर स्टार्टिंग में नेक्स्ट ईयर इन्होंने अप्रूव कर दिया फिर क्या करेंगे? फिर हम दोबारा से सेल की एंट्री कर देंगे, क्या दिक्कत है? पर ईयर एंड में मैं गलत अकाउंटिंग नहीं कर सकता और प्रॉफिट को बिना बात से नहीं बढ़ा सकता। यही हमको यहां पर एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। सर ये तो चैप्टर हमें बहुत इजी लग रहा है। अरे मैंने कब कहा चैप्टर मुश्किल है? सारे चैप्टर ही बहुत इजी हैं, फाउंडेशन में तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, फटाफट से बनाते हैं इसका फॉर्मेट। सर ये न्यू चैप्टर इजी है, इसका मतलब सारे न्यू चैप्टर इजी होते हैं? बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अभी आप आगे आगे देखो, अकाउंटिंग से तो इजी कोई सब्जेक्ट ही पैदा नहीं हुआ। इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड। बस आपको क्वेश्चन प्रॉपर प्रेजेंटेशन से करने हैं, बिकॉज आईसीए को प्रेजेंटेशन बहुत पसंद है। डेट, पर्टिकुलर्स,
लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिटेड एंड अमाउंट क्रेडिटेड। चलो सर, सबसे पहले तो हम सेल की एंट्री करते हैं, वो तो सबसे पहले करनी ही होती है, फटाफट से करते हैं। आधे बच्चों ने तो सेल की एंट्री कर भी दी। अरे बच्चों, सेल की हम एंट्री कैसे करेंगे जब क्वेश्चन में गिवन है कि सेल की एंट्री तो उन्होंने पहले ही करी हुई है। और पास थ्रू द डे बुक ऑल सच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल्स। क्यों बार बार एंट्री कर रहे हो? डुप्लीकेट हो जाएगी, गलत हो जाएगा। हमको तो खाली एडजस्टमेंट एंट्री 31 दिसंबर को करनी है। आओ 31 दिसंबर को क्या एंट्री होगी वो स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बताया कि 50 तो क्या हो गए, रिटर्न हो गए, तो इनकी एंट्री करनी पड़ेगी। सेल रिटर्न डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल्स। अमाउंट क्या आएगा? देखो कितनी यूनिट्स वालों ने रिटर्न के बारे में बोला, 50 यूनिट्स वालों ने। और एक यूनिट की क्या सेलिंग प्राइस थी जब हमने सेल को रिकॉर्ड करा? 250। तो 50 इंटू 250 कितना होता है? देखो कितना आ गया। आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड है, बिल्कुल उसको यूज करो, यूज करोगे तभी वो आपको प्रैक्टिस में आएंगे और आप एग्जाम में भी फास्टली कर पाओगे। तो इसका अमाउंट हो गया 12,500 बीइंग गुड्स रिटर्न। फाइन। उसके बाद हमको क्या एंट्री करनी है? उसके बाद उन्होंने बोला 70 ने बोल दिया कि हम रख रहे हैं, अप्रूवल दे दिया, सोल्ड हो गए, तो क्या उसकी एंट्री करेंगे? आंसर इज नो। सेल की तो हमने एंट्री पहले ही कर दी है, अब अप्रूवल आता रहे, हमको उसकी अकाउंटिंग में कोई भी एंट्री नहीं करनी। तो अब हमें क्या करना है? इसके बाद देखो वो क्या कह रहे हैं, अदर के बारे में जो डेट एक्सपायर नहीं हुई लेकिन उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता चला, तो अब हम उसकी फटाफट से एंट्री करें। जो 80 यूनिट्स हैं इनकी भी मेरे को सेल कैंसिल करनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने एंड तक कुछ बताया ही नहीं। तो सेल्स डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवर, ना इनका अप्रूवल आया ना इनका कैंसिलेशन का कोई मैसेज आया। बीइंग सेल्स कैंसिल्ड। कितनी क्वांटिटी है? ये 80 क्वांटिटी है। इनको भी सर 250 से करेंगे, ऑब्वियसली बेचा तो इनको भी 250 का ही था ना। तो इसको मैंने सेल मानने से इनकार कर दिया। कितना हो गया? 20,000। तो सर ये सेल भी नहीं है और रिटर्न भी नहीं है, तो ये आपके लेकिन स्टॉक में तो है, तो अब हम इसकी और क्या एंट्री करेंगे? देखो जब ये हमारे स्टॉक पे हैं और ये हमारी सेल नहीं हुई, ओके, तो इसको हमको क्लोजिंग स्टॉक मानना पड़ेगा और हम इसको अपने क्लोजिंग स्टॉक के अंदर लेंगे, उसकी हम एंट्री करेंगे। या तो देखो ये सेल से हटते, मतलब ये पूरा रिटर्न का प्रोविजन बनाते, इन्होंने तो रिटर्न भी नहीं बोला, ओके, तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको मेरे को अपने क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनाना पड़ेगा। 31 दिसंबर वही एंट्री करेंगे जैसे हम पहले करते हुए आए। इन्वेंट्रीज कहां पर है? विद कस्टमर, कस्टमर के पास पड़ी हुई है इन्वेंट्री। तो फिजिकली इन्वेंट्री कस्टमर के पास है, अकाउंटिंग वाइज इसको हम अपने क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बना लेते हैं। टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना अमाउंट? सर अब तो हमें अच्छे से पता चल गया, AS2 लगता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ओके, तो क्या एंट्री करेंगे? बीइंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में। बताओ जी कितने अमाउंट से करेंगे? कितने की कॉस्ट है? सर इसमें तो कॉस्ट बिल्कुल क्लियर गिवन थी, यूनिट्स ये हो जाएंगी, कितनी यूनिट्स हैं? वही 80, उन्हीं की तो बात हो रही है, 80 यूनिट्स। ओके, और इसकी कॉस्ट कितनी? 200। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि 200 कॉस्ट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट आ जाएगा 16,000। फाइन। तो इसको मेरे को अपने क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनाना पड़ेगा बिकॉज ये गुड्स एक्चुअल में बिके भी नहीं है और ये रिटर्न भी नहीं हुए कि मैं इससे सेल्स रिटर्न कर दूं, और ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन जाएगा। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ये बिल्कुल सिमिलर है। क्वेश्चन थर्ड में आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, फटाफट से पढ़वा देता हूं, बस फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ो। कैली कंपनी sends out its gas containers to dealers on sale or return basis.
ऑल सच ट्रांजेक्शंस आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स एंड आर पास थ्रू द डे बुक। इसको एक्चुअल सेल भी मान लिया और पास भी कर दिया डे बुक से। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 100 गैस कंटेनर विच कॉस्ट देम 900 कॉस्ट थी, वो डीलर को सेंड किए सेल और रिटर्न बेसिस पे और हैव बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एट 1200 ईच। तो 900 कॉस्ट थी लेकिन कितने की सेंड करते हैं हम? 1200। तो ये हो गया आईपी। आउट ऑफ दिस ओनली 20 गैस कंटेनर आर सोल्ड एट 1500 ईच। ओके, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, इसको भी मैं आपको करवा देता हूं। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो इसमें देखो कुछ गुड्स जो ले भी रहे हैं ना वो 1500 के ले रहे हैं, वो खाली 20 गैस कंटेनर है जो 1200 एक्चुअल में डिसाइडेड प्राइस था, आईपी 1500 के लेके चलेगा। हमने डिस्कस किया था कि जब अप्रूवल होगा कभी कभी वो प्राइस हायर भी हो सकता है, तो क्या करेंगे? तो ये वही वाला केस है। आओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट बनाएंगे और इसकी जनरल एंट्रीज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ कैली। ओके, आओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल सेल्स की तो एंट्री कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, अब देखो उन्होंने क्या बोला, 100 गैस कंटेनर जो कॉस्ट 900 की थी वो हमने डीलर को सेंड किए थे। ओके, जिसमें से 20 गैस कंटेनर सोल्ड हुए हैं 1500 के। फाइन, कितने के हुए हैं? 1500। इसका मतलब हायर हो गया थोड़ा सा, इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पे आपने बेच दिए, तो हमको थोड़े से एक्सेस प्राइस की दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी। यहां पर एक्सेस आपके पास कोई डेट तो है नहीं, तो डेट का कॉलम मैं ब्लैंक छोड़ने वाला हूं। अब एंट्री करते हैं जो और थोड़े हायर प्राइस की आपने सेल एक्चुअल में अप्रूव करवा दी। तो एंट्री होगी ट्रेड रिसीवेबल डेबिटेड टू सेल्स। 1200 का इनवॉइस प्राइस था और एक्चुअल में सोल्ड करे हैं 1500 के, और एक कितने गैस कंटेनर है? 20। तो 20 गैस कंटेनर्स और कितना अमाउंट बढ़ गया? 300 रुपए बढ़ गए। तो कितने से और आपको एंट्री करनी पड़ेगी? 6000। देखो, बीइंग एक्सेस प्राइस एडजस्टेड, सिंपल। फाइन, उसके बाद देखो क्या हो रहा है, 20 उन्होंने बोला बस सोल्ड हुए, और कितने भेजे थे? भेजे थे 100। इसका मतलब 80 क्या हो गए? 80 की आपको सेल क्या करनी पड़ेगी? कैंसिल करनी पड़ेगी। ओके, तो कैंसिलेशन की एंट्री करते हैं। सेल्स डेबिटेड को इन्होंने जब यहां क्लियर लिखा कि 20 गैस कंटेनर सोल्ड और बाकी के बारे में कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स वो आपको सेल कैंसिल ही करनी है। टू ट्रेड रिसीवेबल। ओके, कितने? 100 में से 20 की तो सेल हो गई, 80 इंटू जितने का आपने एक्चुअल में भेजा था, ओरिजिनल प्राइस वो कितना था? 1200। उतने से सेल को हम कैंसिल कर देंगे। बीइंग सेल्स कैंसिल, ईयर ओवर हो गया, अभी तो कुछ बताया नहीं, तो सेल को कैंसिल ही करोगे ना। फाइन, और अब जो ये सेल कैंसिल हो गई तो सेल तो रही नहीं, तो क्या बन जाएगी? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करो। इन्वेंट्री विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। फाइन, और ये किस पे करते हैं? सर अब तो रट गया, बार बार मत पूछा करो, हमें भी अच्छा नहीं लगता, हमें पता है आपको हम पे शक होता है। मैं आप पे देखो बेटा शक नहीं कर रहा, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ताकि मैं बार बार पूछूं तो आपको बार बार वो आंसर आए और आपके माइंड, ब्लड, बॉडी, सोल हर जगह वो शामिल हो जाए। आई नो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको एक बात बताने पे अच्छे से समझ आ जाता है, स्टिल रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
80 यूनिट्स, ओके, यहां पे लिख देता हूं, और इसको करेंगे कॉस्ट पे, ओके, और कॉस्ट कितनी है जी, कॉस्ट आपको यहां पे दी हुई थी 900, तो कितना अमाउंट हो गया 72,000, बीइंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड, ऐसे लिख सकते हो। यहां पर आपको सब कुछ गिवन था क्वेश्चन में, इनवॉइस प्राइस भी, हायर प्राइस भी, कॉस्ट प्राइस भी, इसलिए हमने बिना कोई कैलकुलेशन के फटाफट से क्या कर दी, जनरल एंट्रीज कर दी। फटाफट से इसको नोट डाउन करो, और कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क। डन, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, पढ़ते हैं इसको। मिस्टर ए अ ट्रेडर डिस्पैच्ड गुड जिसकी कॉस्ट थी 16,000, कॉस्ट आपको गिवन है, टू हिज कस्टमर मिस्टर बी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस आफ्टर चार्जिंग अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन 20% ऑन सेल्स, मतलब प्रॉफिट कितना है 1/5 ऑन सेल्स, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं 1/4 ऑन कॉस्ट। जब 5 रुपए की सेल है तो 1 का प्रॉफिट है, इसका मतलब कॉस्ट कितने की होगी, 4 रुपए की होगी, और जब 16,000 की कॉस्ट है इसका मतलब 4,000 का प्रॉफिट होता है। हमने यहीं पे कैलकुलेशन कर ली। मिस्टर ए हैड ट्रीटेड द ट्रांजैक्शन एज क्रेडिट सेल एट द टाइम ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड, उसी टाइम सेल मान ली। अब आपको एंट्रीज क्या क्या करनी है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए इफ कस्टमर ने अप्रूव कर दिए गुड्स, तो क्या कोई एंट्री करोगे, आंसर इज नो, क्योंकि एंट्री तो आपने पहले ही कर दी है जब आपने सेल की एंट्री की, और वो अप्रूव कर रहा है तो अप्रूवल पे कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। अगर कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिए ऑल गुड्स तो क्या करोगे, तो हम सेल रिवर्स की एंट्री करेंगे, सेल रिटर्न टू ट्रेड रिसीवेबल। और उसके बाद अगर कस्टमर ने हाफ गुड्स रख लिए और हाफ रिजेक्ट कर, तो जो रख लिए गुड्स उसकी कोई एंट्री नहीं करनी, लेकिन जो रिजेक्ट कर दिए उसकी एंट्री करेंगे। तो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये भी मैं आपको क्या इसमें देता हूं होमवर्क में, एक बार ट्राई करोगे, स्टिल कोई डाउट हुआ अगली क्लास में इसको भी करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, E Limited send out its accounting machine costing 200 each to their customer on sale return basis. All such transactions are however treated like actual sales. पहले sales और pass कर दिए डे बुक से। Just before the end of the financial year, that is on December 24/16, 300 such accounting machines were sent out at invoice price of 280. तो cost price कितनी थी 200, भेजी कितने की 280, जिसमें से 90 अकाउंटिंग मशीन क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई बाय द कस्टमर्स, वो भी कितने पे 250 पे, इधर लोअर प्राइस पे एक्सेप्ट हुई है, और बाकी के लिए एंड एज टू द रेस्ट नो रिपोर्ट इज फोर्थकमिंग, कोई रिपोर्ट नहीं आई, तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी हम सेल कैंसिल मान लेंगे। ओके, तो 90 की रिपोर्ट आई है, 300 भेजी थी, तो देखो 300 आपने भेजी थी, 90 की सेल मान लो, ओके, और नो रिपोर्ट इज फोर्थ कमिंग, और बाकी की सबकी नो रिपोर्ट है, ओके, रिजेक्शन का इधर कोई केस ही नहीं है, फाइन, तो दो ही बस केस बनेंगे, 210 की कोई रिपोर्ट ही नहीं है, इसकी आप सेल कैंसिल कर दोगे, जर्नल एंट्रीज करो इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, बस ओनली डिफरेंस है इधर जो प्राइस है अप्रूवल का वो बढ़ा हुआ नहीं है, वो कम हुआ है, तो इधर भी आप सेल्स की रिवर्स की एंट्री करोगे, इसको भी आप एक बार ट्राई करना है, करा दूं, चलो ये वाला भी मैं आपको करा देता हूं, करते हैं इसको फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5,
डेट, particulars, ledger folio, amount debited, amount credited. Okay, in the books of E Limited. तो सबको सेल मानने की तो उन्होंने एंट्री पहले ही की हुई है, तो अब हमें क्या करना है? 19 ने अप्रूवल का दे दिया, क्या उसकी एंट्री करते हैं? आंसर इज नो, कभी भी नहीं करते। पर जिन्होंने क्या किया, लेकिन इन्होंने अप्रूवल किस पे दिया? कम अमाउंट पे दिया, तो उसकी हमको एंट्री यहां पर करनी पड़ेगी। ओके, यहां पर डेट है 31 दिसंबर, फाइन, 31 दिसंबर को हम एंट्री करेंगे। गुड्स भेजे थे 200 के, ओके, नहीं, गुड्स भेजे थे 280 के, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कितने पे करे? 250 पे करे। 200 तो कॉस्ट थी, 280 के गुड्स सेंड किए थे, और अब एक्सेप्टेंस आ रही है 250 पे, तो 30 रुपीज का हमारा जो सेल का अमाउंट है वो हमको कम करना पड़ेगा। फाइन, तो सेल को कम करते हैं तो डेबिट करते हैं, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल। कितनी क्वांटिटी पे है? ये 90 क्वांटिटी पे है जी, 90 क्वांटिटी पे 30 रुपीज की सेल कम हो गई, अमाउंट 2700। being adjustment for reduction in selling price made, एडजस्टमेंट कर दी रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। ओके, उसके बाद क्या कह रहे हैं? बाकी किसी की तो कोई रिपोर्ट ही नहीं आ रही, और ईयर एंड हो गया 31 दिसंबर को, तो क्या करेंगे? सेल को कैंसिल करना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल। 210 क्वांटिटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई, और कितने के इनको गुड्स आपने भेजे थे? आपने इनको भी गुड्स भेजे थे 280 के, इनवॉइस प्राइस तो 280 था ना, तो लिखो बीइंग सेल्स कैंसिल्ड। देखो कितना अमाउंट आ गया। कैलकुलेटर का यूज करना स्टार्ट करो, बार बार बोल रहा हूं, जब कैलकुलेटर नहीं था तो मैनुअल कैलकुलेशन से दिक्कत थी, अब अलाउड है तो कैलकुलेटर नहीं यूज करते। 58,800, 58,800, और अब जब ये सेल कैंसिल हो गई तो ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। 31 दिसंबर इन्वेंट्री विद कस्टमर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब मेरा वही क्वेश्चन जो बार बार आता है और जिससे आप तंग आ चुके हो कि क्या अमाउंट लेंगे। सर हमें पता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर ही लेते हैं, और इस क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में 200 कॉस्ट दी हुई है, तो आप क्यों ऐसा सोचते हो कि हम यहां पर गलती करेंगे? देखो मैं इसलिए सोचता हूं कि यहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं और सेम अमाउंट ये रिपीट कर देते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। बार बार बोलूंगा, बार बार समझोगे, बार बार टोकूंगा, आपको अच्छे से ये बात याद हो जाएगी। तो देखो कितनी क्वांटिटी, क्वांटिटी तो वही है 210, लेकिन कितनी कॉस्ट थी? 200 थी, तो इसका मतलब 42,000 का ये जो स्टॉक है ये आपका क्लोजिंग स्टॉक बनेगा 42,000 के अमाउंट से। बीइंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट मेड। फाइन, फटाफट से करो नोट डाउन, और इसके बाद करेंगे एक क्वेश्चन और जो बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग। फटाफट से नोट डाउन करो। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। A sends out goods on approval to few customers and includes the same in the sales account। तो A सेंड करता है गुड्स फ्यू कस्टमर्स को और वो उसको इंक्लूड कर देता है अपने सेल्स अकाउंट में। ऑन 31 मार्च 16 ट्रेड रिसीवेबल का जो बैलेंस है वो 1 लाख रुपीज है। कितना अमाउंट रिसीवेबल है? 1 लाख रुपीज। फाइन, विच इंक्लूडेड 7,000 गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल
अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इन 1 लाख के गुड्स में 7,000 के ऐसे गुड्स भेजे हुए हैं जो अप्रूवल पे हैं, रिटर्न और अप्रूवल, जिसके बारे में कोई इंटीमेशन ही नहीं मिला। These goods were sent out at 25% over and above cost price। ओहो, इसका मतलब प्रॉफिट क्या हो गया? 1/4 ऑन कॉस्ट प्राइस। 25% का मतलब 1/4 होता है, या फिर 1/5 ऑन इनवॉइस प्राइस। हम बहुत जल्दी ऐसे ही समझ के कर लेंगे। और ये सेंड किसको किए हैं? ये सेंड किए हैं मिस्टर एक्स को 4,000 के और मिस्टर वाई को 3,000 के। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो तभी तो 4,000 और 3,000 मिल जाते हैं, 7,000 बनते हैं। हो गया ना मैचिंग? 7,000 के गुड्स भेजे जिन पे कोई इंटीमेशन नहीं आया, जिसमें से एक्स को भेजे हैं 4,000 के और वाई को 3,000 के, और इंटीमेशन नहीं आया ईयर एंड तक। तो सर हमें पता है क्या करते हैं, अगर इंटीमेशन नहीं आया तो सेल कैंसिल करो। वेरी गुड, इसकी हमको सेल कैंसिल करनी पड़ेगी। फिर मिस्टर एक्स ने सेंड की इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30 अप्रैल। बताओ, अरे भाई ईयर क्लोज होने तक, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने तक नहीं कर सकता था क्या? हमारा काम बढ़वा दिया, हमको छोटा सा पैनिक अटैक भी दे गया, और फिर 30 अप्रैल को कह रहा है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेरे को गुड्स तो लेने थे। बताओ, बस चलने के बाद कह रहे हैं मेरे को भी बस में चढ़ना था। वही बात हुई, कोई बात नहीं, चलो हम तो अकाउंटेंट, हम तो एंट्री कर देंगे। 30 अप्रैल को एक्सेप्टेंस की इन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी, और मिस्टर वाइन ने बोला मैं तो रिटर्न करूंगा, और ये कब बताया? 10 अप्रैल को। बताओ, एक तो इतनी देर बाद बताया और उसके बाद भी बोल रहा है मैं गुड्स नहीं ले रहा। देखो कैसे कैसे कस्टमर होते हैं। मेक करो एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो हाउ दीज आइटम्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 16। एक तो आपको इसका बैलेंस शीट के फॉर्म में भी बताना है कि कैसे कैसे कहां पे क्या क्या एंट्रीज आएंगी, एंड शो ऑल्सो द एंट्रीज टू बी मेड ड्यूरिंग अप्रैल 16। और फाइनेंशियल ईयर के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी आपको इसकी एंट्रीज बतानी है, अप्रैल 16 में भी। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है 31 मार्च 16 को 60,000 रुपए। तो जो जो उन्होंने आपको रेलेवेंट डाटा देना था सब दे दिया। अब आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, और फिर आपको बैलेंस शीट का एक छोटा सा क्या बनाना है? एक्सट्रैक्ट बनाना है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को मार्क करो, क्योंकि इसमें बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा कुछ हटके भी है, और वही कमाल की चीज है। तो मैंने तो यहां पे लिख दिया इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। In the books of A, date, particulars, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। सर अभी तो हमें बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो हमें एक्स और वाई ने जो सेल के बारे में नहीं बताया उसको कैंसिल करना है। पूरा साल खत्म हो गया, इनसे इंटीमेशन नहीं दिया गया, हमें तो सर बहुत गुस्सा है। कोई बात नहीं, मेरे को भी उतना ही गुस्सा है। आओ फटाफट से 31 मार्च को इनकी सेल कैंसिलेशन की एंट्री करते हैं। सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल। सर हम यहाँ पर 2x 2y भी लिख सकते थे। यस बिल्कुल लिख सकते थे, पर क्योंकि ये दोनों इकट्ठे हैं और हम इसी तरीके से कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये एंट्री कर दी, और कोई दिक्कत नहीं है। आप 2x 2y अलग अलग करके भी यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हो। 7,000 की सेल हमने कर दी कैंसिल। तुम हमको मत बताओ, हम भी तुम्हें अपना डेटर नहीं बनाना चाहते। हम भी नहीं मानते कि सेल हुई, कोई बात नहीं, थोड़ा प्रॉफिट का नुकसान हुआ, पर हम भी काम बिल्कुल उसी टाइम करेंगे। कब तक रुके रहे तुम्हारे भरोसे, तुम तो बताते ही कुछ नहीं। बीइंग सेल्स कैंसिल्ड। मेरे को ऊपर से टॉप मैनेजमेंट वाले डांट रहे हैं कि अकाउंटेंट ने अभी तक एंट्री नहीं पास की, मेरे को तो करनी पड़ेगी। मैंने आपकी सेल कैंसिल कर दी, अब जब बताओगे तब देखा जाएगा। अब सेल कैंसिल कर दी तो ये क्या बन गया? एक काम और बढ़ गया। अब ये आपका क्लोजिंग स्टॉक बन गया, तो उसकी भी एंट्री। इन्वेंट्री विद कस्टमर, कोई बात नहीं सर, मेहनत कर लेंगे, पर ऐसे कस्टमर्स के साथ आप बात नहीं करेंगे। इन्वेंट्री विद कस्टमर्स टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, बीइंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट मेड। हाँ सर रहने दो, मेरे को पता है अब आप क्या बोलने वाले हो। अब हमें आप पे भी गुस्सा आ रहा है, आप एक ही चीज बार बार रिपीट करते हो। ओके, मेरे पे क्यों गुस्सा करते हो? मैं तो आपके बेनिफिट के लिए रिपीट कर रहा हूं।
इन्वेंट्री विद कस्टमर में क्या कौन सा अमाउंट आएगा, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। क्या हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट है? नहीं, डायरेक्टली तो नहीं है, पर निकाल जरूर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमने ये यहाँ पर लिख लिया था। प्रॉफिट है 1/4 ऑन कॉस्ट और 1/5 ऑन आईपी, और आईपी कितनी है? 7000, जितने के गुड्स दोनों को सेंड किए हैं। ओके, तो आओ फटाफट से कैलकुलेट करें। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1/5 ऑफ 7000, ये आ जाता है 1400। इसका मतलब कॉस्ट कितनी हो गई? कॉस्ट हो गई 7000 माइनस 1400 इक्वल टू 5600। तो हम ये एंट्री करेंगे 5600। और कोई एंट्री करनी है? नहीं सर, और तो हमने अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं करी, तो अब क्यों करेंगे? अरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? शो ऑल्सो द एंट्रीज टू बी मेड ड्यूरिंग अप्रैल 16। तो क्या अप्रैल 16 में कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसकी एंट्री करेंगे? अप्रैल 16 में वाई ने बोला 10 अप्रैल को कि मेरे को गुड्स नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, हमने तो वैसे ही तुम्हारी सेल कैंसिल कर दी। लेकिन 30 अप्रैल को मिस्टर एक्स बोलता रुको 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 रुको, मेरे को गुड्स चाहिए, तो उसकी एंट्री कर देते। कब एंट्री होगी? 30 अप्रैल को, दोबारा से सेल की। तो सर ये नॉर्मल एंट्री होगी या इसमें कुछ अलग होगा? अरे अकाउंटिंग में क्या अलग होता है? कुछ भी नहीं होता, वही एंट्री होगी जैसे हम नॉर्मल सेल की करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल डेबिटेड टू सेल। सर हम यहां पर एक्स टू सेल भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। 4000 being goods sold acceptance received। तो हमने इसको फिर से सेल की तरह रिकॉग्नाइज कर दिया। बस सर अब तो और कुछ नहीं करना होगा इस क्वेश्चन में। अब आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है। पूरी बैलेंस शीट तो नहीं बनानी होगी, अरे पूरी बैलेंस शीट को तो डाटा ही नहीं है, जितना डाटा है उसी के हिसाब से बस एक्सट्रैक्ट हम बना सकते हैं। इसको फटाफट से नोट करो, इसके बाद हम बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फाइन, डन, आओ फटाफट से। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 16। लेकिन क्या है बैलेंस शीट है? नो, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सट्रैक्ट। जैसे आपने कभी इंग्लिश वगैरह में पोयम पढ़ी होती है ना, लेकिन एग्जाम में उसका एक्सट्रैक्ट आता है, तो ये भी बैलेंस शीट आपने पूरी पढ़ी हुई है लेकिन यहाँ पर खाली एक्सट्रैक्ट आया। ओके, और कैसे बनाएंगे? यहाँ पर आपके पास लाइबिलिटी साइड का तो कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं, मैं लाइबिलिटीज को जो कॉलम दूंगा उसकी विड्थ बहुत कम कर दूंगा। ये लो लाइबिलिटीज खाली चला जाएगा कॉलम, क्या दिक्कत है? बाकी सारा एरिया एसेट्स के लिए। आओ जी देखते हैं एसेट में क्या क्या आएगा। सबसे पहले आपकी एसेट जो उन्होंने बोली हुई है, क्या बोली हुई है? ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस स्टूड एट 1 लाख। देखो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। कितना बैलेंस है? 1 लाख का बैलेंस है। तो सर 1 लाख बाहर ही लिख देते, पर क्या एक्चुअल में 1 लाख का बैलेंस माना जाएगा? क्या हमने कोई ट्रेड रिसीवेबल कैंसिल नहीं किए? कब तक? 31 मार्च 16। ध्यान देना, हम खाली 31 मार्च 16 का बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, तो हम जर्नल एंट्री भी वहीं तक की देखेंगे। आओ फटाफट से देखें। ये पहली दो एंट्रीज 31 मार्च की हैं। आओ मैं ईयर भी लिख देता हूँ, 16, ये भी 16 ही है। तो मेरे लिए कौन सी एंट्रीज रेलेवेंट होंगी? पहली दो एंट्री। सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, मतलब ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए 7000 से, तो इसका मेरे को इंपैक्ट बैलेंस शीट में लेना पड़ेगा। ओके, आओ फटाफट से लेता हूं। माइनस करो 7000, ट्रेड रिसीवेबल कितने के रह गए? 93,000। बस सर और क्या दिखाओगे बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में? और तो कुछ है ही नहीं ऐसा दिखाने वाला। क्यों नहीं है? क्या हमारे पास और कोई एसेट नहीं है? हमारे पास और भी एसेट है, उसका क्या नाम है? इन्वेंट्रीज। ये तो आपको सर क्वेश्चन में गिवन ही थी, आपने जर्नल में से थोड़ी देखा है। यस, क्वेश्चन में गिवन थी, लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 60,000 रुपीज। तो ये तो नॉर्मल इन्वेंट्री है जैसे होती है। तो सर और कौन सी इन्वेंट्री होती है? और वो इन्वेंट्री जो कस्टमर के पास पड़ी होती है वो भी तो हम यहाँ पर लिखते हैं।
ये रही इन्वेंट्री विद कस्टमर 5600, ये भी तो 31 मार्च 16 को है, इसको भी इसमें ऐड करो। ऐड इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स 5600, टोटल हो गया 65600। सर ये बैलेंस शीट तो लाइबिलिटी साइड से मैच होगी नहीं, ऑब्वियसली लाइबिलिटी साइड का तो हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है, कहां से मैच करेंगे। बस इसका टोटल लगा दो, इतना ही कर दो, आईसीआई इतने में ही बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। ये कितना हो गया 1,58,600। फाइन। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। पहले मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बताया, इसकी एग्जिस्टेंस क्यों है, इसमें किस किस तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बहुत ज्यादा अगर हो तो कैसे अकाउंटिंग करेंगे, मीडियम लेवल हो तो कैसे करेंगे, और फ्यू लेवल हो तो कैसे करेंगे, जिसको हम थोड़ा सा पार्ट अभी बाद में डिस्कस करेंगे। फिर हमने एक एक करके नॉर्मल जर्नल एंट्री सीखी, उसके बाद हमने बड़े अलग अलग क्वेश्चन सीखे और अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को और अच्छे से क्रिएट किया। और ये लास्ट क्वेश्चन में हमने बैलेंस शीट भी बनानी सीखी, उसका एक्सट्रैक्ट रिलेटिंग टू दिस चैप्टर। फाइन, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसको बहुत अच्छे से समझना। और एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क, आई रिमेन एक्टिव ऑन माई व्हाट्सएप नंबर एंड माई व्हाट्सएप नंबर इज 8285710574। you can ask any query, okay, but do only WhatsApp. Fine, okay, okay, goodbye, God bless you, take care, अच्छे से पढ़ते रहो, बहुत easy accounts, don't fear, for any doubt I am here. Fine, okay, bye.